Hello students, now we discuss about कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु जो ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग आज हम अपने वित्तीय प्रबंध सब्जेक्ट में पूंजी लागत क्या है, पूंजी लागत का वित्तीय प्रबंध में क्या भूमिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूंजी की लागत, जब हम पूंजी की लागत की बात करते हैं तो पूंजी की लागत में हम दो यहाँ पर शब्द देख रहे हैं, पूंजी और लागत। जब हम पूंजी की लागत की बात करते हैं, पूंजी की लागत की जब हम बात करते हैं तो पूंजी की लागत में दो शब्द आ रहे हैं, पूंजी और लागत। आप सबको पता है लागत क्या है, पूंजी क्या है। पूंजी, जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा है, पूंजी किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, व्यवसाय को एस्टेब्लिश करने के लिए वी नीड कैपिटल। उस कैपिटल से हम बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। वो बिजनेस जो प्रॉफिट हमें देता है उस प्रॉफिट को हम वापस अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एज ए डिविडेंड, एज ए इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जो डिविडेंड और इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो दैट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको ये समझना है, बड़ी आसान सी चीजें हैं। पहले आप कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं उससे पहले कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, तो वही बिंदु हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। पूंजी की लागत का मतलब ये है कि जो पूंजी विनियोगकर्ता ने आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट की है, आपके बिजनेस में जो पूंजी इन्वेस्ट की है, वो पूंजी का जो लाभ एज ए डिविडेंड, एज ए लाभांश, एज ए ऋण, एज ए ब्याज या इंटरेस्ट आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो इस अध्याय के अंतर्गत पूंजी के विभिन्न स्रोतों की लागत तथा संस्था की समस्त पूंजी लागत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है का अध्ययन किया जाएगा। संस्था को अपनी आवश्यक पूंजी की प्राप्ति हेतु पूंजी के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा संस्था को इस प्रकार की आदर्श पूंजी संरचना का स्वरूप तैयार करना होता है जिससे संस्था की कुल पूंजी लागत कम से कम तथा क्षमता की प्रत्यावृद्धि हो सके। एक व्यावसायिक संस्था अपनी पूंजी की प्राप्ति, एक व्यावसायिक संस्था इस अपनी पूंजी की प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर उसे विभिन्न परियोजना में विनियोजित कर देती है जिससे उचित आय प्राप्त होती है। इस आय को संस्था द्वारा इस तरह विभाजित किया जाता है जिससे कि संस्था में विनियोजित पूंजी के विनियोगकर्ता को भी उचित प्रत्यय दे सके। इस उचित प्रत्यय की गणना किस प्रकार की जाती है तथा उसके लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है उससे हम पूंजी की लागत कहते हैं। पूंजी लागत का अर्थ, तो सबसे पहले हम पूंजी लागत के अर्थ के बारे में जानते हैं। पूंजी की लागत का आशय उस मूल्य से है जो पूंजी के उपयोग के लिए चुकाया जाता है तथा यह वह न्यूनतम दर है जिसे पूंजी पर अर्जित करना प्रबंधकों के लिए आवश्यक होता है ताकि पूंजी के उपयोग के मूल्य तथा उससे संबंधित अन्य व्ययों की पूर्ति होती रहे। साधारणतः विनियोक्ता की दृष्टि से पूंजी लागत की दर उस त्याग का पुरस्कार है जिसकी वर्तमान उपभोग को त्याग कर भविष्य में विनियोग के बदले प्राप्त करने की इच्छा से रखता है। यानी जो विनियोग करता है वो विनियोगकर्ता अपने पास जो पूंजी पड़ी है उस पूंजी को किसी और को दे देता है, यानी उसका उपभोग, वर्तमान उपभोग को वो त्याग कर किसको दे रहा है, व्यवसाय को दे रहा है। व्यवसाय उसका उपयोग कर रहा है, उसके बदले में जो वो राशि प्राप्त करेगा उसको हम पूंजी की लागत कहते हैं। जबकि एक संस्था की दृष्टि से पूंजी के उपयोग करने के बदले दी जाने वाली राशि ही पूंजी की लागत कहलाती है। अब अलग अलग फाइनेंशियल मैनेजर्स या अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले इजरा सोलोमन ने इसकी परिभाषा दी है कि पूंजी लागत अपेक्षित अर्जनों की न्यूनतम दर एवं पूंजी व्यय का विच्छेद दर है। इसी प्रकार मिल्टन एंड स्पेंसर ने बताया है कि पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर होती है जिसे एक संस्था किसी विनियोग को करते समय एक शर्त के रूप में आवश्यक मानती है। और इसी प्रकार एमजे जॉर्डन के अनुसार पूंजी की लागत का आशय उस प्रत्याय दर से है जो कि एक कंपनी को अपना मूल्य यथावत रखते हुए विनियोग पर अर्जित की जाती है। तो इस प्रकार तीनों परिभाषाओं को अगर मिला दिया जाए तो सरल शब्दों में पूंजी की लागत से आशय संस्था द्वारा पूंजी के उपयोग के बदले उनके विनियोक्ता को जिस राशि का भुगतान किया जाता है उस राशि में कुल
विनियोजन पूंजी का भाग देने से जो दर प्राप्त होती है उसी पूंजी की लागत कहा जाता है। अब क्योंकि पूंजी के कई साधन बाजार में उपलब्ध हैं, हम मार्केट में जब फंड्स कलेक्ट करते हैं या मार्केट से फंड जनरेट करते हैं तो वी हैव सो मेनी सोर्स आर अवेलेबल। तो जो सोर्सेज अवेलेबल है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऋण पूंजी की, उसके बाद बात करते हैं पूर्वाधिकारंश पूंजी की, उसके बाद बात करते हैं हम समतांश पूंजी की, उसके बाद आता है रिटेन अर्निंग। तो ये जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उन सोर्स पर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ऋण पूंजी की लागत पर। केडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे, ऋण पूंजी की लागत का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, के डी। के फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डी फॉर डिबेंचर, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल की बात करते हैं, तो दो प्रकार के ऋण पत्र बाजार में अवेलेबल होते हैं। पहला होता है अशोधनीय ऋण पूंजी, दूसरा होता है शोधनीय ऋण पूंजी। जो अशोधनीय ऋण पूंजी होती है उसको हम कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट कहते हैं, परपेचुअल डेब्ट। और जो अशोधनीय ऋण पूंजी है जिसको हम रिडीमेबल कैपिटल्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं, उन दोनों में पहले आप अंतर समझ लें कि अशोधनीय ऋण पूंजी क्या है, मतलब हमारा परपेचुअल कैपिटल्स डेब्ट क्या है। तो परपेचुअल कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो परपेचुअल में हम क्या करेंगे, परपेचुअल में व्हेन देयर इज नो टाइम पीरियड इज गिवन फॉर रिडीमेबल, जब डिबेंचर या डेब्ट का टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो दैट इज अ परपेचुअल डेब्ट। बट व्हेन द टाइम पीरियड इज गिवन फॉर रिडीमेबल ऑफ डिबेंचर्स तो दैट इज अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल डेब्ट। तो डेब्ट दो तरह के होते हैं, परपेचुअल और रिडीमेबल। जो परपेचुअल डेब्ट है उसमें टाइम पीरियड गिवन नहीं होता है और जो रिडीमेबल है उसमें टाइम पीरियड्स गिवन होता है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड रिडीमेबल डेब्ट। अब हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ परपेचुअल डेब्ट। तो परपेचुअल डेब्ट की जब हम बात करते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, KD इज इक्वल टू आई अपॉन एनपी इंटू 100। KD इज इक्वल टू आई अपॉन एनपी इंटू 100। आई इज अ डिनोटिंग फॉर इंटरेस्ट और एनपी इज डिनोटिंग फॉर नेट प्रोसीड। अब आई, क्योंकि हम यहाँ डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट वर्ड यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर क्योंकि हम एनपी की बात करेंगे तो एनपी इज नेट प्रोसीड। आई इंटरेस्ट सबको क्लियर है, आई का मतलब इंटरेस्ट है, और डिवेंचर्स को हम अकॉर्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इनको इंटरेस्ट पे करते हैं। यहाँ पर जो एनपी वर्ड है नेट प्रोसीड का मतलब ये है कि हम जब अपना डिवेंचर शेयर इशू करते हैं तो डिवेंचर शेयर को जब आप इशू करते हैं तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है, जैसे सपोज 100 रुपए का डिवेंचर है, डिवेंचर्स की वैल्यू क्या है, जब हमने इसको इशू किया तो उसकी फेस वैल्यू आ रही है 100 रुपए। तो 100 रुपए का डिबेंचर्स को जब हमने एक्चुअल में उसका जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। जैसे हमने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया और उस 100 रुपए के ऊपर हमने प्रीमियम भी ले ली 10 रुपए, तो हमें 110 रुपए रिसीव होने चाहिए। तो 100 प्लस 110 यानी प्रीमियम अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। बट जो 100 रुपए का डिबेंचर आपने इशू किया उस पर अगर कोई खर्चे हो जाते हैं, जैसे कोई आपने ब्रोकरेज दे दी, उसकी कोई प्रिंटिंग चार्ज लगे, डिबेंचर्स की प्रिंटिंग चार्जेस लगी, कोई ब्रोकरेज लगी, कोई फ्रटिंग चार्ज लगे, तो वो जो खर्चे होंगे उस अमाउंट में से लेस होंगे। तो फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 100 रुपए है, प्रीमियम 10 रुपए है और 5 रुपए हमारे खर्चे आए हैं, तो 100 प्लस 10 110 माइनस 5, तो 105 रुपए आपका नेट प्रोसीडिंग होगा। सेम चीज अगर हम बात करें कि अगर 100 रुपए का शेयर है और हमने 10% डिस्काउंट पे शेयर को इशू किया है तो हमारे पास 100 में से 10 रुपए लेस होंगे, बिकॉज हमने डिस्काउंट पे डिबेंचर को इशू किया है। तो 100 में से 10 गए तो 90, और 90 में 5 रुपए आपने खर्चे कर लिए तो 5 लेस हो जाएंगे, तो वहां पे 85 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो नेट प्रॉफिट की गणना आपको इस प्रकार कैलकुलेट करनी है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब भी आप डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें हमेशा जो केडी कैलकुलेट होगा वो बिफोर टैक्स आएगा। इसमें आंसर जो आएगा केडी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी हमारी वो हमेशा बिफोर टैक्स आएगी, उसको आपको आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा उसका एक फॉर्मूला, एक चार्ट आपको दे रखा है कि फेस वैल्यू में हम प्रीमियम अगर है, प्रीमियम पे इशू किया तो उसको ऐड करेंगे और डिस्काउंट पे इशू किया तो उसको हम लेस करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। और अगर मान लो कोई एक्सपेंडिचर्स हुए हैं आपके शेयर को इशू करते समय, फ्लोटिंग चार्ज हो गया, ब्रोकरेज हो गई, या कोई आपने कमीशन पे किया है, तो अगर इस टाइप के कोई एक्सपेंडिचर्स आपने किए हैं एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स तो वो हमारे फेस वैल्यू में से लेस हो जाएगा, देन वी आर गेटिंग नेट प्रोफिट्स, वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसी प्रकार ये तो था परपेचुअल का फॉर्मूला आई अपॉन एनपी इंटू 100, और जो आई अपॉन एनपी इंटू 100 से जो आंसर आएगा वो हमारा बिफोर टैक्स आंसर आएगा। बट जब हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करते हैं, रिडीमेबल डेब्ट की बात करते हैं, तो रिडीमेबल डेब्ट के अंदर क्या होता है, व्हेन टाइम पीरियड इज गिवन, कि हाउ मच टाइम आफ्टर सम टाइम द डेब्ट अमाउंट विल बी रिलीज टू अवर डिबेंचर होल्डर्स, यानी आप अपने डेब्ट को या डेब्टर्स को आफ्टर सम टाइम डिबेंचर होल्डर्स को कितने समय के बाद वापस
भुगतान कर देंगे जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो व्हेन द टाइम पीरियड इज गिवन, जो रिडीमेबल टाइम पीरियड है, इट विल बी गिवन द क्वेश्चन दैट इज अ रिडीमेबल डेट। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट द इन द केस ऑफ रिडीमेबल डेट? तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है आई प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन शॉर्ट एन अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 into 100, यानी आई फॉर इंटरेस्ट, आरवी का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू, यानी आज आपने शेयर कितने में इश्यू किया है, ये तो फेस वैल्यू होगी, पर जब आप इसको रिडीम करेंगे, वापस उसका भुगतान करेंगे, तो उसको कितना पेमेंट करेंगे, यानी 100 रुपए का शेयर आपने इश्यू किया, यानी आपने तो लिया शेयर डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए, बट आप उसे कमिट करते हैं कि जब मैं इसको रिडीम करूंगा तो मैं 100 का 105 दूंगा, तो वो आपकी रिडीमेबल वैल्यू कहलाएगी। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आरवी इज इक्वल टू रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी, एनपी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पूर्व वाले फॉर्मूले में किया था। एन, यहाँ पे जो छोटा एन आ रहा है, यहाँ पे छोटे एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स या रिडीमेबल पीरियड, यानी आप कितने समय के बाद अपने शेयर, अपने डिबेंचर होल्डर्स को वापस आप भुगतान कर देंगे, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देन आता है आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 into 100, इस फॉर्मूले से हम केडी की कैलकुलेशंस करेंगे। अब यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूले में, अगर हम परपेचुअल की बात करें या रिडीमेबल की बात करें, दोनों ही फॉर्मूले में हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बिफोर टैक्स आएगा। अगर आपको उसको आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना है, अगर उसको आपको क्या करना है, आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना है, तो आफ्टर टैक्स के अंदर आपको क्या है, जो भी आंसर आएगा उसको 1 - t से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इट विल बी गिवन इन आफ्टर टैक्स, वो आपके आफ्टर टैक्स में दे दिया जाएगा, यानी 1 - t हो जाएगा। 1 का मतलब 1 वैल्यू है, -t मतलब टैक्स रेट है। अगर सपोज आपकी टैक्स रेट 50% है सपोज, और आपके पास आंसर आ रहा है केडी का 7%, आपका आंसर आया 7%, और दैट इज 7% इज बिफोर टैक्स। अगर उसको आप आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आफ्टर टैक्स में हम क्या करेंगे, उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका 7 है उसको मल्टीपल करेंगे 1 - t से, तो 1 में से t सपोज इज 50%, तो 50% हो गया 0.5, 50% को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50/100, तो वो 0.50 हो जाएगा, तो 1 में से 0.50 गया तो बचा 0.50, तो जो भी वैल्यू आई है हमारी 7 × 0.50 करेंगे, तो आफ्टर टैक्स जो केडी है वो हमारा 3.5 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। सेम थिंग आती है कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। जैसे डिबेंचर्स के थ्रू हम पैसा लेते हैं, वैसे हम कई बार बैंकों से भी लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन जो आपने लिया उसमें भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसका भी सेम फॉर्मूला है कि आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, और आपको एक्चुअल में जब आपने लोन लिया तो आपको रिसीव्ड कितना हुआ, एक्चुअल आपके इन हैंड कितना आया। तो आई अपॉन एनपी इंटू 100 से हम बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर आफ्टर टैक्स करना है तो उसको भी हम 1 - t से मल्टीपल कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वो जो बात की थी हमने डिबेंचर्स की बात की थी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हमने प्रेफरेंस के थ्रू पैसा लिया है तो एंड ऑफ द ईयर जो आप डिविडेंड पे उनको करेंगे, तो वो डिविडेंड हमारा केपी कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को हम शॉर्ट नोट में क्या लिखते हैं, केपी लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि यहाँ वहां पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे तो आई वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ हम पे कर रहे हैं डिविडेंड, तो यहाँ पर वर्ड आ जाएगा डीपीएच, डिविडेंड पर शेयर, अपॉन एनपी, जो भी नेट प्रॉफिट आपको मिला इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, डीपीएस अपॉन एनपी इनटू 100। कई बार क्वेश्चन में एनपी की जगह एमपी वर्ड भी यूज किया गया, मार्केट प्राइस भी यूज किया जाता है। तो जब क्वेश्चन में मार्केट प्राइस अवेलेबल है तो आपको केपी के अंदर केपी की कैलकुलेशन करते समय एनपी जगह एमपी लेना है। बट इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एमपी, देन वी आर यूजिंग एनपी, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करेंगे, और एनपी से ही हम केपी की कैलकुलेशंस करेंगे। अब आपको यही ध्यान रखना है कि जब हम केडी की कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जो आंसर आता था वो बिफोर टैक्स आता है, बट उसको आफ्टर कन्वर्ट करने के लिए 1 - t से मल्टीपल करते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हमेशा आंसर आफ्टर टैक्स ही आएगा, उसको आपको 1 - t से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आफ्टर टैक्स ही आएगा। तो क्या जो डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 100 का जो फॉर्मूला है वो आफ्टर टैक्स का ही फॉर्मूला है। बट अगर आपको उसको बिफोर में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में जो भी आपका आंसर आएगा केपी जो आएगा उसमें 1 - t में उसको आप डिवाइड कर देंगे, तो वो इट विल बी कन्वर्ट टू बिफोर टैक्स। नेक्स्ट, अब एनपी की गणना कैसे होगी, ये मैंने लिख रखा है कि एमपी की जगह एमपी भी दिया जाता है, अलग अलग फॉर्मूले आपको ले रखे हैं। अगर आपको इसको बिफोर टैक्स करना है तो 1 - t से आपको मल्टीपल करना है, सारी चीजें। फिर इंपॉर्टेंट बात आता है, क्योंकि हमने पहले केडी के बारे में पढ़ा, केपी के बारे में पढ़ा, ये दोनों ही हमारी फिक्स नेचर की कैपिटल होती है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लेते हैं, अगर हम डेब्ट के थ्रू पैसा लेते हैं, दैट इज अ फिक्स नेचर कैपिटल। बट जब हम बात करते हैं किसकी, इक्विटी शेयर होल्डर की, तो दैट इज अ वेरिएबल नेचर कैपिटल।
तो समता अंश पूंजी की लागत KE, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे किया जाएगा? K फॉर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, E फॉर इक्विटी। तो KE इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सामान्यतः समता अंश पूंजी की लागत दर ज्ञात करना थोड़ा सा जटिल देता है, क्योंकि ऋण पूंजी तथा पूर्वाधिकार अंशों को चुकाई जाने वाली दर पूर्व में निर्धारित होती है। यानी जो पूर्वाधिकार अंश है उसकी रेट ऑफ डिविडेंड या डिबेंचर होल्डर्स है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से गिवन होता है, किंतु समतांश पूंजी को चुकाई जाने वाली राशि पूर्व में निर्धारित नहीं होती है, वेरिएबल नेचर की होती है। इफ यू आर गेटिंग हाईली प्रॉफिट तो हमें अच्छा डिविडेंड पे करना होगा, और अगर हमने इस साल दिया प्रॉफिट अगर अच्छा नहीं रहा है तो हम उस रेट के अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड पे करेंगे। क्योंकि संस्थाओं द्वारा कमाए गए परिचालन लाभ EBIT में कर, ब्याज तथा पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश का समायोजन करने के पश्चात, यानी जो EBIT हमारा आता है दैट इज अवर नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट में से हम क्या पे करते हैं? टैक्स भी पे करते हैं, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। इन सबके समायोजन के पश्चात जो राशि बचेगी उस पे किसका हक होता है? समतांशधारियों का हक होता है। संस्था अपनी लाभांश नीति के अनुसार जो लाभ उपलब्ध कराती है उसमें से कुछ तो अपने पास संचित कर लेती है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो लाभ कमाए जाते हैं क्या वो सारे लाभ एज लाभांश के रूप में अपने समतांशधारियों को लुटा दिया जाए? तो जनरली ऐसा होता नहीं है। संस्था अपनी जो डिविडेंड पॉलिसी है, कंपनी जो अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाती है, उस डिविडेंड पॉलिसी के आधार पर कंपनी ये डिसाइड करती है कि कंपनी जो लाभ कमाया है उसमें से कितना लाभांश इक्विटी शेयरहोल्डर्स को देना चाहिए और कितना अपने पास संचित कर लेना चाहिए। जो लाभ वो संचित करेगी उसको रिटर्न अर्निंग कहा जाएगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुछ तो अपने पास संचित कर लेती है और लाभों का कुछ बार लाभांश के रूप में अंशधारकों को बांट देती है, जो कि पे आउट रेशियो कहलाता है। यानी जो लाभ हमने कमाया है, सपोज कंपनी ने 1 लाख रुपया कमाया, वो 1 लाख रुपया कैसा कमाया कंपनी ने? यानी नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो अमाउंट बचता है वो 1 लाख है। 1 लाख में से कंपनी डिसाइड करती है कि 50,000 तो एज ए डिविडेंड दे देना चाहिए और 50,000 कंपनी के पास संचित कर लेना चाहिए। तो जो 50,000 हम पे कर रहे हैं और 50,000 हमने बचा लिया, तो यहाँ पर जो पे आउट रेशो होगा 50% हो गया। यानी 1 लाख में से 50,000 दे दिया, 50,000 बचा दिया, तो पे आउट कितना हमने दिया? कितना? तो 50% हमने पे कर दिया। अर्थात यह कहा जाएगा कि समता पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्यय है जो संस्था को अपनी अंशों का बाजार मूल्य अपरिवर्तित रखने के लिए परियोजना के समता पूंजी से वित्त पोषित भाग के विनियोग पर अवश्य अर्जित करनी चाहिए। यानी ये भी अपन आगे जब कॉस्ट कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे तो मिनिमम कितनी लागत हम अर्न कर लें, कितनी रेट ऑफ रिटर्न हम अर्न कर लें कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो उसका हम भुगतान कर पाए। समता पर पूंजी की लागत तथा समता पर प्रत्यय दर ROE एक ही होता है। समता अंश पूंजी लागत ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है लाभांश प्राप्ति विधि। लाभांश प्राप्ति विधि का मतलब होता है डिविडेंड रिसिप्ट मेथड, कि लाभांश के आधार पर अगर हम ये कैलकुलेट करें, लाभांश के आधार पर हम KE की गणना करेंगे तो कैसे करेंगे? तो लाभांश के आधार पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? DPS अपॉन MP इंटू 100। यानी जो भी डिविडेंड आपने किया दैट इज अ DPS, डिविडेंड पर शेयर। मार्केट प्राइस, यहाँ पर NP कभी नहीं आएगा। इक्विटी शेयर्स के लिए कभी भी NP वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर MP वर्ड यूज किया जाएगा। यहाँ पर MP वर्ड यूज करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पर MP वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो मार्केट प्राइस होती है, उनके शेयर की जो प्राइस होती है, इट विल बी फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग द मार्केट, अकॉर्डिंग द कंपनी ग्रोथ। कंपनी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग उनकी मार्केट प्राइस में चेंजेस होता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर मार्केट प्राइस यूज करेंगे। तो अगर आप डिविडेंड मेथड को यूज कर रहे हैं तो DPS अपॉन MP इंटू 100 फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज अगर आप अर्जन प्राप्ति विधि, आप अर्निंग रिसीव्ड मेथड यूज करना चाहते हैं, अर्निंग मेथड से अगर आप KE की कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो दैट फॉर्मूला विल बी EPS अपॉन MP इंटू 100। वहां DPS था, यहाँ EPS आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर अपॉन MP इंटू 100। यहाँ भी आपके पास जो आंसर आएगा वो आफ्टर टैक्स ही आएगा। इसको अगर आपको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना है तो आपको जो वैल्यू आएगी उसको 1 - T से डिवाइड करना पड़ेगा। बिफोर जाने के लिए डिवाइड है और आफ्टर आने के लिए मल्टीपल है। फिर लाभांश प्राप्ति तथा आय प्राप्ति तथा लाभांश में वृद्धि। अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब ग्रॉस आपकी कंपनी की, कई बार क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया ना मार्केट प्राइस हम यहाँ पर लेते हैं EPS की KE की कैलकुलेशंस करते समय। तो जब KE की कैलकुलेशंस करते समय आप किसको लेते हैं? मार्केट प्राइस ले रहे हैं। इसका मतलब मार्केट प्राइस इसलिए लिया जाती है क्योंकि मार्केट इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब भी भुगतान किया जाएगा, जब भी वो बाय बैक करेंगे, जब भी उनकी वैल्यूएशन की जाएगी तो उसकी करंट मार्केट प्राइस के आधार पर उसकी कैलकुलेशंस की जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि कंपनी की पिछले सालों की ग्रोथ कितनी है। जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतनी मार्केट प्राइस बढ़ेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो कई बार हम ग्रोथ मेथड भी यूज करते हैं KE की कैलकुलेशंस करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में ग्रोथ रेट गिवन है तो आप DPS ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ EPS, दोनों ही कंडीशन में ग्रोथ रेट को ऐड करके उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी KE की कैलकुलेशन
कर सकते हैं। जैसे अगर लाभांश प्राप्ति के आधार पर अगर आप ग्रोथ रेट गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वही के इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 प्लस जी, यानी ग्रोथ ऐड हो जाएगी। और यही चीज अगर आप आय आधार पर के की गणना करना चाहते हैं तो ईपीएस अपॉन एमपी इंटू जी, उसके आगे ग्रोथ रेट ऐड हो जाएगी। ग्रोथ एज इट इज ऐड हो जाएगी। सपोज आपने फॉर्मूले में अगर मान लो ग्रोथ रेट नहीं है और आपका के 7% आ रहा है और ग्रोथ रेट फिर गिवन है 5%, तो 7 + 5 हो जाएगा सीधा 12% आप उसको शो करेंगे। फिर प्राप्त आय विधि, नए निर्गमित अंशों की समता लागत क्या होगी उसकी हम गणना करते हैं। ये आपके अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं कि डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 100, आय प्राप्ति के आधार पर ईपीएस अपॉन एनपी इंटू 100, लाभांश प्राप्ति के आधार पर ये अलग अलग फॉर्मूला के ही आपको यहाँ गिवन है। तो ये जो चीज हमने डिस्कस की है अभी, तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमने 3 चीजों को इंक्लूड किया है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डिवेंचर होल्डर्स, फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके आगे हम जो चर्चा करेंगे उसके हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे और एक कंबाइंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।